हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4। इस अध्याय का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि वृद्धि जो है मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक हाथ से इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं हो सकता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समयावधि में, एक उदाहरण दिया गया उसके माध्यम से समझते हैं कि किसी निश्चित समयावधि में अगर किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं तो इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है, यानी वृद्धि के साथ विकास नहीं हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि केवल दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। यह दोनों अर्थशास्त्री थे। मानव विकास की अवधारणाओं का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में वे सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब देखते हैं सार्थक जीवन। जो सार्थक जीवन होता है केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, उनके विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हों। इस तरीके से एक सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है मानव। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दी गई है कि क्या आप जानते हैं डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता और उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है कि
जिसमें सा का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ क्यों नहीं है। तो इस अब यहाँ पे देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। अब देखिए कि इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि वार्तालाप के माध्यम से बताया गया है कि एक सार्थक जीवन क्या है। तो इसको आप अपने बुक में देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक अभियान था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे देखिए बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। अपने साथियों के साथ चर्चा करें इस पर कि लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाया जाए। अब यहाँ पे दो तरीके का जीवन दिया गया है, कौन सा सार्थक जीवन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम सब आगे देखते हैं। एक एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? तो कुछ सूचकांकों के बारे में, कुछ सूचकों के बारे में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्राय लोगों ने अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के लिए साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। इस प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए मानव विकास के चार स्तंभ कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित होता है। यह जो इसके चार स्तंभ है, पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यह सबसे पहला पॉइंट हो गया समता के बारे में। अब देखते हैं, यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता सतत पोषणी मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है।
यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। अब सबसे लास्ट पॉइंट है जो 4th नंबर पे पिलर है, उसके बारे में देखते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। अब हम आगे देखते हैं मानव विकास के उपागम क्या है। देखते हैं मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। मानव विकास के उपागम, तो मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है जैसे कि आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। और देखते हैं हम मानव विकास का मापन किस प्रकार से करते हैं, यानी मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर यह जो है HDI लाया जाता है, ह्यूमन मानव विकास सूचकांक। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड को प्राप्त करता है। अब देखिए प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो स्वास्थ्य के लिए चुना गया है उसमें जो है सूचक क्या है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज़्यादातर अवसर है, तो उसी को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में विशेष ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलरों के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों में दिए गए भारों का कुल योग होता है। तो इस तरीके से हम मानव विकास का मापन करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि स्कोर 1 जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है, यानी 1 के करीब होना चाहिए, तो उसे हम उच्च स्तर का मानेंगे। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। जैसे वितरण के संबंध में यह सूचकांक मौन है, तो कुछ कमियां भी होती हैं, तो यहाँ पर एक कमी देखी जा सकती है। अब मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह बिना किसी आय वाला माप है। किसी देश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, सभी इनमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित करता है। अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। मानव विकास के उपागम, जो उपागम हमने देखा था, अब उनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। आय उपागम सबसे पहला है आपका आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है।
विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। तो सबसे पहला हो गया कि आय उपागम। का उपागम में क्या होता है कि जब आय का स्तर ऊंचा होता है तो विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। अब देखते हैं दूसरा, कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो कल्याण उपागम। अब देखते हैं तीसरा, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों को प्रश्न की अपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस तरीके से आधारभूत उपागम को देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इस तरीके से इनका एक स्टेटमेंट है क्षमता उपागम के संबंध में। यहाँ पर देखिए कि कोष्टक में दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम कि भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका माप घोषित किया। अब देखते हैं, इसके पहले हमने कहाँ तक देख लिया था, इसके पहले हमने देख लिया था अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित करती है। तो मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी भी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की निरंतर विधियां जो निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के संबंध में कुछ सोच सकते हैं? तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं, इतना आपने पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। इंटरनेशनल स्तर पे हम किस तरीके से तुलना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मापन मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जो प्रति कम है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास के बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर है। इस प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों की कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, हालांकि ये लोग छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। तो इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट संबंध नहीं है, यह बताने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे देखिए, अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तभी जाके उनका मापन होता है, उनको रैंकिंग दी जाती है। तो मानव विकास का स्तर, मानव विकास सूचकांक का स्कोर, देशों की संख्या। यहाँ पे देखिए अति उच्च में 66 देश हैं जिनका स्कोर जो है 0.800 से ऊपर है। उच्च जो है 0.700 से 0.799 के बीच में है, 53 देश ऐसे हैं। मध्यम जो है 550 से 699 के बीच 37 है, और निम्न जो है 0.549 से नीचे है 33 है। तो इस तरीके से यह जो हमारा डेटा है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 का डेटा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो
मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। तालिका 4.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। अब इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश। यहाँ पे देखिए 10 देश कौन कौन से हैं। पहला नॉर्वे, दूसरा आयरलैंड, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है हांगकांग, चीन एसएसआर, उसके बाद आइसलैंड। अब यहाँ छठा जर्मनी, सातवां स्वीडन, सातवां, आठवां ऑस्ट्रेलिया, 8वें नंबर 9वां नीदरलैंड, 10वां डेनमार्क। इस तरीके से देख लेते हैं उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश। अब देखते हैं उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों के समान हो। अब देखिए, आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर अपना सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 33 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविधाचरित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। इस तरीके से देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरणार्थ का देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग ख धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा ग समुदाय के ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण हैं। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं तथा त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई त्रुटि समझ में आती है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।